आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर मोशन इन अ प्लेन, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है इस चैप्टर में? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन और 2 डायमेंशनल मोशन। कहने का मतलब क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेन में मूव करता है, प्लेन मतलब हो गया जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया। जैसे हम बैठे हुए हैं, अगर हम कहीं पे बैठे हुए हैं, मतलब सरफेस पे बैठे हुए हैं, किसी कमरे में बैठे हुए हैं, तो हम एक्स वाई प्लेन में बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं मोशन इन अ प्लेन के, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन के? एन आंट इज गोइंग ऑन अ कर्व पाथ इन द अर्थ सरफेस। एक जो चींटी है वो क्या कर्व पाथ पे घूम रही है अर्थ सरफेस पे, तो ये क्या है? मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल है। साइकिल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी क्या है? एक मोशन इन अ प्लेन, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। तो इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे भी अच्छे से। अब हम थोड़ा कुछ समझ लेते हैं पहले। सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ एक्स वाई प्लेन, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। एंड ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट बी एक्स वाई एट टाइम टी। मान लो ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट बी पर है एक टाइम टी पर। आफ्टर टाइम टी डैश इट इज एट सी एक्स डैश वाई डैश, और वो टी डैश टाइम के बाद पॉइंट सी पे पहुंच जाता है। पॉइंट सी मतलब जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो ये इस फिगर को हम समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली पॉइंट बी पे था एक्स वाई प्लेन में, मतलब उसका पोजीशन है एक्स कॉमा वाई, और कुछ टाइम बाद टी डैश टाइम बाद वो पॉइंट सी पे पहुंच जाता है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। तो हम क्या करेंगे? इस बी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर बना देंगे वेक्टर आर, और इसी तरीके से हम इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना देंगे वेक्टर आर डैश। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है बीसी, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो ओ बी इक्वल टू आर, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट बी का। ओ सी इक्वल टू आर डैश, ये सी का पोजीशन वेक्टर हो गया। इन ट्रायंगल ओबीसी, अब ट्रायंगल ओबीसी को जरा देखते हैं ध्यान से। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एक वेक्टर एडिशन का क्या है? रूल है। उसको उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? देखो जब 2 कंसेक्यूटिव वेक्टर इस तरीके से होते हैं, देखो एक वेक्टर ये हो गया, ठीक, दूसरा कंसेक्यूटिव वेक्टर इसके आगे बन गया, तो एक ट्रायंगल इस तरीके से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होता है वो क्या करता है? उन दोनों वेक्टर के जो कंसेक्यूटिव वेक्टर हैं उनके रिजल्टेंट को शो करता है। इस तरीके से हम लिख देंगे ओ बी प्लस बी सी इक्वल टू ओ सी, यानी कि ओ बी प्लस कंसेक्यूटिव वेक्टर बी सी इक्वल टू ओ सी। तो यहां से बी सी फाइंड आउट कर देंगे, हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। अब ओ सी क्या है? देखो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, और इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे? एक्स डैश। एक्स डैश क्या है? इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का यूनिट वेक्टर लगाएंगे आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, माइनस इसी तरीके से ओ बी रख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो बीसी कैसे फाइंड आउट हो जाएगा? देखो हम इस आई कैप वाले से आई कैप वाले को माइनस करेंगे तो एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से वाई डैश माइनस वाई जे कैप हो जाएगा। तो ये क्या निकाल दिया हमने निकाल दिया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिया, वेक्टर बीसी। अब हम क्या करते हैं? देखो अब हम वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं। वेलोसिटी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ बीसी, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो कैसे हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ, हम यहाँ पे रख देंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमारा निकल के आया एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, डी बाई डी टी ऑफ, फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ डी बाई डी टी अलग हो जाएगा, यहाँ अलग हो जाएगा, तो एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप हो जाएगा, वाई डैश माइनस वाई जे कैप हो जाएगा। फिर देखो इसको ध्यान से देखते हैं, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट इन, ये जो एक्स डैश माइनस एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, उसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी एक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से ये वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इन विच वी एक्स एंड वी वाई आर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अगर हमें मॉड भी फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब क्या? हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इस वेलोसिटी वेक्टर से, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम ऐसे लिख देते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब आगे करते हैं इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। देखो एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालेंगे? डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, फिर वेलोसिटी वेक्टर रख देंगे वहां पे, फिर हम वी एक्स और वी वाई की वैल्यू भी रख देंगे। वी एक्स और वी वाई की वैल्यू क्या है? देखो वी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स डैश माइनस एक्स, तो रख देंगे आई कैप के साथ। इसी तरीके से डी बाई डी टी ऑफ वाई डैश माइनस वाई जे कैप। अब क्या करेंगे? देखो डी बाई डी टी ईच टर्म में अलग अलग चला जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखते हैं? डी टू बाई डी टी टू एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस डी टू अपॉन डी टी टू वाई डैश माइनस वाई जे कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या निकल के आ गया? देखो ये क्या है? देखो हमने डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन किया है तो क्या मिलता है? हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्चुअल में एक्सेलरेशन है कितना, तो हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम किसी भी जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। देखो कैसा हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन फर्स्ट का क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है जो सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन, उसका क्या है, वेक्टर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे इस तरीके से। अब थर्ड लॉ क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, तो इसलिए हम केवल इन दो को ही क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। देखो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ 3 मीटर पर सेकेंड, एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन या इज एक्टिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में विथ 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड बाय वेक्टर मेथड। हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड के बाद, वो भी वेक्टर मेथड की मदद से। अब देखो यहाँ पे इस फिगर को भी ध्यान देते हैं, इस फिगर से रिलेटेड ये सवाल होगा। देखो कैसे करते हैं इस सवाल को, आगे भी बना लेते हैं फिगर। तो ये हमने फिगर भी बना लिया, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकंड, वो भी वेक्टर मेथड से। तो ठीक है, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, उसकी कितनी दे रखी है हमें इनिशियल वेलोसिटी, उसकी 3 मीटर पर सेकंड, वो भी ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमने देखो बना दिया इसका वेलोसिटी वेक्टर u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है, इसका फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल देंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस ए टी। अब देखो जो ईच टर्म यहाँ पे है, ये टर्म है और ये वाला टर्म है और ये टर्म है, ये तीनों के तीनों टर्म क्या करेंगे, एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब क्या है, वेक्टर v भी यहाँ पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर u भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और वेक्टर ए टी जो यहाँ पे हो जाएगा वो भी क्या करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है और हमारे पास क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है हमारे पास, 4 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सबसे पहले हमने u निकाला, u दे रखा 3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, तो हमने उसका वेलोसिटी वेक्टर बना दिया ईस्ट डायरेक्शन को। इसी तरीके से वेक्टर a है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर ए टी। हमें निकालना है क्या, हम ए टी निकालेंगे, क्योंकि ये जो तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म क्या है, सेम क्वांटिटी है। तो हम एक वेक्टर जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वेक्टर डायग्राम में जितने भी वेक्टर हम रिप्रेजेंट करेंगे वो एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए। अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो हर पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने क्या बोला, ए टी क्या है यहाँ पे, कंप्लीट वेलोसिटी का काम करेगा। ए एक्सेलरेशन हो गया, उसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। तो ए टी कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास एक्सेलरेशन 2 दे रखा है और टाइम कितना दे रखा था, 2 सेकंड के बाद बोला उसने कि 2 सेकंड के बाद क्या करना है, हमें ये सब फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 मीटर अब पर सेकंड। क्या ए टी क्या बोला मैंने, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा उसका अब यूनिट। तो देखो ये किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, नॉर्थ डायरेक्शन में, बिकॉज एक्सेलरेशन नॉर्थ डायरेक्शन में, तो एटी भी क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। हमें क्या करना है, v फाइंड आउट करना है। तो v फाइंड आउट कैसे करेंगे, u प्लस ए टी। ठीक हो गई बात। अब हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, मॉड v इक्वल टू कैसे करते हैं हम, u स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, u की वैल्यू कितनी देर की, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये दोनों के दोनों क्या है, पहले ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल हो रहा, तो ये क्या है, यहाँ पे ये 2 कंसेक्यूटिव वेक्टर हो गए। तो इन 2 कंसेक्यूटिव वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसका थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा, जिसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, ये थीटा फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी उसका, क्या कि जो हमारे पास फाइनल वेक्टर है वो इनिशियल वेक्टर से किस डिस्टेंस पे। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, देखो हमें tan थीटा लगा लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्चुअली में परपेंडिकुलर है यहाँ पे 4, बेस कितना देर का 3 देर का, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3। ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा तुम्हारा 52-53 डिग्री। तो ये कहने का मतलब है जो ये 52 डिग्री ये एंगल है। कहने का मतलब क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से 52 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी फाइंड आउट करना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लगाएंगे,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से इसे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, देखो ये मैंने क्या बोला, जो एक इक्वेशन होती है, जो एक फिजिकल इक्वेशन होती है, उसका ईच टर्म एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, और ये हाफ ए टी स्क्वायर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ठीक है, हमारे पास यू दे रखा था, टी भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हम मदद ले लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस यूटी को फाइंड आउट करते हैं। यू कितना दे रखा है हमारे पास, 3 मीटर दे रखा है, टाइम दे रखा है 2, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी हमारे पास, वेलोसिटी थी हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये भी ईस्ट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकाल देंगे हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर कैसे निकलेगा, हाफ ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से 2 गया तो 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में था, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो भी है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों के दोनों अपने अपने डायरेक्शन में इनको डायरेक्टेड कर देंगे। इस तरीके से देखो, जैसे ऊपर का फिगर बनाया हमने वही फिगर बना देंगे। ये यूटी हो गया, ये हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा इसका, इस तरीके से रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यूटी, ये होगा हाफ ए टी स्क्वायर, ईस्ट डायरेक्शन में यूटी है, नॉर्थ डायरेक्शन में ये है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस। अब हमने क्या करना है, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा मॉड एस इक्वल टू अंडर रूट यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इस तरीके से निकल जाएगा। तो यू टी की वैल्यू रख देंगे, उसकी वैल्यू भी रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा। देखो 6 का स्क्वायर प्लस ये रख देंगे 4 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 36 प्लस 16 यानी कि आ जाएगा 52। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा लगभग आपका कितना आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 7.2 आ जाए, 7.3 आ जाए। तो ठीक है, यूटी निकल गया हमारा, हाफ ए टी स्क्वायर निकल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, मीटर लगा देंगे इसके पीछे। अब हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन निकालना है। फिर हम इसको थीटा एंगल मान लेंगे। तो टेन थीटा कैसे निकाल देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है इसका, हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू आई 4, इस तरीके से बेस इसका आया 6, तो ये 4/6 यानी कि 2/3, यानी कि टेन थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3, और ये एंगल इस तरीके से निकल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। हमारे पास क्या है, मोशन इन अ प्लेन में एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसको समझ लेते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर सच अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट हैज डिफरेंट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर इस तरीके से मूव करता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से डिफरेंट होती है, दैट इज वो क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाती है वेलोसिटी के डायरेक्शन से, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। तो इस तरीके से क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करता है तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, दोनों के दोनों टाइम के साथ साथ बदलते रहते हैं, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदलता रहता है। इन दिस केस ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगता है इन अ प्लेन। द ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सच अ मोशन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर ऐसा मोशन होता है तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसका हम एक एग्जांपल समझेंगे। देखो जैसे हमने क्या करा, धनुष से तीर छोड़ दिया तो वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बॉल फेंकी हमने दूर किसी खिलाड़ी के पास, किसी दूसरे प्लेयर के पास, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है, एग्जाम्पल हो जाता है। तो कुल मिला के बात क्या है कि ऐसा मोशन जो 2D प्लेन में होगा, सर्कुलर पाथ में होगा, जिसमें वेलोसिटी जो है लगातार चेंज होती रहेगी, चेंजेस होती रहेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी, और एक्सेलरेशन क्या होगा, इस मोशन में कांस्टेंट रहेगा, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। ये सब चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। और जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है उसे क्या बोलते हैं, हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इट इज ऑलवेज पैराबोलिक पाथ। और क्या होता है, जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो हमेशा पैराबोलिक पाथ की होती है। आगे हम इसके नेक्स्ट एक डेरिवेशन करते हैं। इससे रिलेटेड क्या है, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल है जो एक एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से क्या किया जाता है, फायर किया जाता है। उससे हम एक पाथ ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे पहले। लेट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन एंगल थीटा। मान लो एक हमारे पास बॉल है, हमने यहां पे से फेंकी ओरिजिन से एंगल थीटा बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ,
और u वेलोसिटी से हमने ऊपर की तरफ वो फेंक दी है। तो क्या है, विद वेलोसिटी u अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ को हमने फेंकी। इट फॉलोज द पाथ फ्रॉम o टू a टू q, ये जो है कहां से कहां तक जा रही है, पहले o से a पे जा रही है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर वहां से ठीक नीचे आ जा रही है दूसरे प्लेयर के बाद, ऐसे समझो। द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ u इज ux इक्वल टू u cos थीटा। अब क्या होगा, ये जो u है ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट कर देंगे, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट कर देंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट कर देंगे। हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, u cos थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा हो जाएगा। ध्यान रखना है, देखो ये जो मोशन है ये हो रहा है केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये मोशन हो नहीं रहा। कहने का मतलब क्या है, ये जो भी बॉल है ये हम नीचे तो फेंक नहीं रहे हैं, सरफेस पे हम क्या इसे ऊपर की तरफ को कर रहे हैं, तो जो u cos थीटा है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट होल मोशन। इस केस में क्या होगा, u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन u sin थीटा क्या होगा, लगातार चेंज होता रहेगा। देखो इसको लिख भी सकते हैं ऐसे, u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट होल मोशन। u cos थीटा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि केवल हवा में जब बॉल रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो भी क्या होगा, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में नहीं होगा। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जी, क्या बोला, जी के होने के कारण, यानी क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसे हम जी बोलेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होगा, उसके प्रेजेंस होने के कारण u sin थीटा हमेशा चेंज, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस हो जाएगा। इट डिक्रीजेस फ्रॉम o टू a, क्या होता है, जो ये u cos थीटा, यानी कि ये जो u sin थीटा, ये क्या होता है, ये O से लेके A तक डिक्रीज होता रहेगा पहले जाते जाते। कहने का मतलब कि हमने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होती रहेगी। फिर जो हाईएस्ट पॉइंट होगा A बिकम्स 0 एट A, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके मोशन का, वहां पे जो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि u sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन इंक्रीजेस A टू Q, तब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी A से लेके Q तक क्या होगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इस पॉइंट पे 0 होगी, फिर यहां से यहां तक फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। हमें क्या करना है, ये एक प्रोजेक्टाइल हो गया, हमने फायर करा है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, उसके लिए हम पहले पाथ फाइंड आउट करते हैं। तो लेट एन इंस्टेंट t द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट p, मान लो एक टाइम t पे प्रोजेक्टाइल क्या है, इस पॉइंट p पे है, जिस पॉइंट p का कोऑर्डिनेट x, y है। कहने का मतलब क्या है, इसका x डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट x हो गया, y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट y हो गया। तो हम इसके पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम फॉर्मूला लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, ये u जो है u की जगह ux रखेंगे, a की जगह ax रखेंगे। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता नहीं, जब मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। तो ठीक है, ये 0 हो गया, तो x बराबर आ जाएगा uxt। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ux की वैल्यू रख देंगे u cos थीटा इंटू t। तो इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से बन जाएगी। अब क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन पढ़ेंगे हम। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, देखो इसमें एक्सेलरेशन होगा कितना, माइनस जी के बराबर। क्यों, क्योंकि हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ को डायरेक्टेड है, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो ए वाई क्या हो जाएगा, उसका साइन माइनस हो जाएगा। इस तरीके से यू वाई निकल जाएगा u sin थीटा। अब देखो y इक्वल टू क्या होता है, u sin थीटा। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह हमने देखो u sin थीटा रखा, माइनस हमने क्या करा, हाफ ए की जगह माइनस जी रख देता, तब यहाँ पे माइनस हो गया साइन इसका, और टी स्क्वायर हो गया। तो y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ये वर्टिकल डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, तो y रखा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट करा था तो उसमें x रखा था। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट हमने बनाई, वहां हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बनाई थी, x इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट p। तो इस तरीके से हम t की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगी, x अपॉन यू cos थीटा। और t की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे जहां t है, इस t की जगह रख देंगे हम x इक्वल टू x अपॉन यू cos थीटा, और फिर ये हाफ g, फिर t की जगह फिर रखेंगे x अपॉन यू cos थीटा। अब देखो ये u से u कैंसिल हुआ, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, माइनस ये g हो गया, ये 2 हो गया, g अपॉन 2, ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, और x स्क्वायर को हम बाहर रिप्रेजेंट कर देंगे। हेयर RHS कंटेन एक्स स्क्वायर। क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ऐसी जो इक्वेशन होती है
जिसमें राइट साइड में एक्स स्क्वायर आ जाए और लेफ्ट साइड में वाई आ जाए, तो ये इक्वेशन एक पैराबोलिक इक्वेशन है। हेंस देयरफॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पे जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। अब हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मीनिंग हो गया, ऑब्जेक्ट को टोटल मोशन करने में, ये प्रोजेक्टाइल मोशन करने में कितना टाइम लग रहा है। तो देखो द टोटल टाइम टेकन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन O2Q। कहने का मतलब क्या है, टोटल मोशन कहां से कहां तक हुआ था। एक फिगर बनाते हैं दोबारा से, देखो हमने ऐसे करा था, इस तरीके से O से लेके हमने यहाँ पे एक लिया पॉइंट A और यहाँ पे Q ले लिया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने U वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका था। तो ठीक है, हमने क्या करना है, O से लेके Q तक जाने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या बोलेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। द टोटल टाइम टेकन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इट मींस टू गो फ्रॉम O to Q इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो ये भी चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि O से A तक जाने में उसकी वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई, A पे 0 हुई फिर इंक्रीज हुई। तो O से A तक जाने में जितना टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को, उतना ही टाइम A से Q तक आने में रखता है। ये भी ध्यान रखना है, टाइम टू गो फ्रॉम O to A इक्वल टू टाइम टू गो फ्रॉम A to Q, यानी कि यहां से यहां तक जाने में लगा समय और फिर यहां से यहां तक आने में लगा समय क्या होगा, बराबर होगा। अब हम O से A तक जाने की बात करते हैं, केवल जब हम O से A में जा रहे हैं तो देखो क्या हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन को हम देखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मोशन हुआ, यू वाई इक्वल टू क्या है, यू साइन थीटा उसका वेलोसिटी, और वी वाई क्या है, देखो हम जब ए पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी ए पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पे क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो वी वाई 0 हो जाएगा। इस तरीके से ए वाई देखो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस में रहेगा। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो सारी वैल्यू रखेंगे, वी वाई हमारे पास 0 दे रखा है, यू वाई रख दिया, ए वाई की वैल्यू -g रख दी, टी हो गया, स्मॉल टी निकल गया, यानी कि ये क्या निकल गया, टाइम टू गो फ्रॉम O टू A, क्योंकि हमने O से लेके A तक की बात करी। अब हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन होने में टोटल टाइम कितना लगता है। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T हो जाएगा, क्योंकि O से A तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही A से Q तक आने में भी लगेगा। तो T इक्वल टू 2U साइन थीटा बाई G हो जाएगा, 2 हो गया, T की वैल्यू रख दी हमने U साइन थीटा बाई G, तो ये T की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो इसको हम मैक्सिमम हाइट कहेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डेरिवेट करते हैं। देखो हम वर्टिकल डायरेक्शन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो देखो वी स्क्वायर हमने क्या बोला, हम वर्टिकल डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं तो वी वाई लगा देंगे, ये यू वाई हो जाएगा प्लस 2AYS हो जाएगा इस तरीके से। अब वी वाई क्या है, पहली 0 दे रखा है, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, इसी तरीके से 2 हो गया, ए की जगह -g आ गया, h हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। कहने का मतलब क्या है, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये निकल जाएगा। अब हम इसके हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना है, तो हम क्या करेंगे, u की जगह ux हो जाएगा और इस a की जगह ax हो जाएगा। और हमें अच्छे से पता है, देखो ax तो 0 होता है और ux बराबर u cos थीटा होता है। और हम यहाँ पे क्या बोले, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम किससे रिप्रेजेंट किया था, हमने वहां पे r से रिप्रेजेंट किया था, तो r ले लेंगे इसकी जगह। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी जगह हम r रख देंगे इस तरीके से, r इक्वल टू u की जगह u cos थीटा, t की जगह कैपिटल T हाफ a टी स्क्वायर। देखो ax क्या है, 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। देखो r हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब O से लेके Q तक जाने में उसने जितनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या की, कवर की, x डायरेक्शन वाली डिस्टेंस मतलब है ना। तो ये r थी। t क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको मतलब O से लेके Q तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, u cos थीटा ऐसी रहेगा, t की वैल्यू क्या थी, 2u sin थीटा, ये क्या है, u cos थीटा, ये u cos थीटा। देखो तो t की वैल्यू क्या थी, 2u sin थीटा बाई g रख दी हमने। अब देखो ये क्या हो जाएगा, u इंटू u स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से हो जाएगा ये। और अपॉन में क्या है, उसके g है, तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखना है ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो r बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, कहने का मतलब क्या है, अगर थीटा 45 डिग्री हो, यानी कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना दे, या फिर हम उसको π/4 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा निकालेंगे, साइन 2 इंटू 45 यानी कि साइन 90 हो, कितना होता है 1। तो इसको क्या बोलेंगे हम, r निकल के आ गया ये। हॉरिजॉन्टल रेंज में हमने फॉर्मूला लगाया, थीटा की जगह 45 रखा,
तो क्या निकल के आ गया, आर बराबर यू स्क्वायर बाय जी, यानी कि इसको हम आर मैक्स बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, यानी कि वो बहुत अधिक दूरी तक जाएगी।